हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। मैं मनीष आर्या आज फिर आप लोगों के लिए एक टेस्ट लेके आया हूँ जो आपका बीपीएससी का टेस्ट है वॉल्यूम 1 का। जो हमारा फ्रेंड्स आज का टेस्ट नंबर है वो 11 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। और फ्रेंड्स आपको टेस्ट देने के लिए आप टेलीग्राम लिंक आपको दिया है, उससे ज्वाइन होकर आप डेली 9 बजे पीडीएफ के फॉर्म में टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स आपका फर्स्ट नंबर मैथ्स का क्वेश्चन है, मतलब 1 to 10 आपका मैथ्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैथ्स का क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ आपके लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं आपको क्या करूँगा, पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, देखिए 1 नंबर क्वेश्चन आपका मैथ्स का है, सेकंड नंबर भी मैथ्स का है, थर्ड भी मैथ्स का है। तो वीडियो पॉज करके आप पहले बना लीजिए, उसका इसका आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है, और फोर्थ नंबर भी आपका मैथ्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, फिफ्थ नंबर भी मैथ्स है, देखिएगा। 6 नंबर मैथ्स एंड रीजनिंग है। ठीक है, 6 हो गया फ्रेंड्स। 7 नंबर देखिएगा, वीडियो पॉज करके दीजिएगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 7 हो गया, 8 नंबर, 9 नंबर और फ्रेंड्स 10 नंबर। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है टेस्ट का। देखिएगा कि फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में 42वां संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया है। तो फ्रेंड्स 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो याद रखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे, याद रखिएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर कि निम्नलिखित में से किस अनुसूची के द्वारा केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है। तो 12 का इज द राइट आंसर, यानी कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो फ्रेंड्स संविधान की 7वीं अनुसूची, याद रखिएगा, संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र तथा राज्यों के मध्य विधायी शक्तियाँ के वितरण का उल्लेख है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप के से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 13 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि अनुच्छेद 25। तो फ्रेंड्स अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 25 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? तो 14 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो भारतीय संविधान में न्यायिक पूर्वावलोकन का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि रीट के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो याद रखिएगा कि उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत एवं उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद और संसद अनुच्छेद 32 के तहत किसी अन्य न्यायालय को भी इन रीटों को जारी करने का अधिकार दे सकती है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। केवल उच्चतम एवं उच्च न्यायालय ही रीट जारी कर सकते हैं, कोई अन्य न्यायालय नहीं। रीट संबंधित उच्चतम न्यायालय का अधिकार उच्च न्यायालय से कम विस्तृत है। चंद्र कुमार मामले में 1997 में जो हुआ था, में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि उच्च न्यायालय एवं उच्चतम के रीट क्षेत्राधिकार संविधान के मूल ढांचे के अंग है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आप लोग को एक्स्ट्रा बात है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि नीति निर्देशक तत्वों को निम्नलिखित में से किसने लक्ष्य एवं अक्षांशों का घोषणा पत्र कहाँ और उन्हें धार्मिक उपदेश बताया? आकांक्षाओं। ठीक है, तो देखिएगा फ्रेंड्स 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केसी विहिर। तो नीति निर्देशक तत्वों को केसी विहिर ने लक्ष्य एवं अक्षांशाओं का घोषणा पत्र कहा और इन्हें धार्मिक उपदेश बताया। आकांक्षाओं। ठीक है, आकांक्षाओं फ्रेंड्स देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर कि मूल्य कर्तव्य संबंधी सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन कब किया गया था? तो 17 का 20 द राइट आंसर, यानी कि 1976 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि 1976 में कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि भारत में
प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने की व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो 18 का 20 राइट आंसर यानी कि फ्रांस। तो भारत में प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने की व्यवस्था फ्रांस से ली गई है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में निम्न में से कौन शामिल हो सकता है? तो 19 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। तो संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। यह संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इस महाभियोग प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 20 नंबर कि यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो उसे कितने दिनों के भीतर यह बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है? तो फ्रेंड्स 20 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि 10 दिन। तो यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिनों के भीतर यह बताना होगा कि वह किस सदन में रहना है उसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर कि 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर लोकसभा के सदस्यों ही निर्णयता पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो 21 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष। तो 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल उपबंध के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के किसी सदस्य की निर्णयता के प्रश्न का निपटारा करता है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि संसद के संयुक्त बैठक की कोरम दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो 22 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि 1/10 भाग। तो संसद के संयुक्त बैठक का कोरम दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग होता है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 23 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि अनुच्छेद 143। तो अनुच्छेद 143 में सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी अधिकारिता दी गई है। इसके तहत राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती है? तो 24 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि अनुच्छेद 154। तो अनुच्छेद 154 1 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों में के माध्यम से करेगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो 25 का डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि विदेशी निवासियों की आय, ठीक है। तो फ्रेंड्स सकल राष्ट्रीय उत्पाद देश के नागरिकों द्वारा दी गई अवधि में उत्पादित सभी अंतिम उत्पादों और सेवाओं के कुल मूल्य का आकलन है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में विदेशी निवासियों के आय को शामिल नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट माना जा सकता है? तो 26 का डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, कैश मैनेजमेंट बिल, म्यूचुअल फंड और वाणिज्यिक बिल। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स इसका देख लीजिएगा 26 का कि ट्रेजरी बिल्स हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ठीक है, कमर्शियल पेपर हो गया, कमर्शियल बिल्स हो गया, कमर्शियल हो गया, कॉल मनी मार्केट हो गया, ठीक है, ये हो गया रेपोज एंड रिपोज हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, कैश मैनेजमेंट हो गया इत्यादि। ये सब जितने भी होते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के उदाहरण हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन है क्या कि बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को कहा जाता है? तो 27 का ए इज राइट आंसर यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन मौद्रिक नीति का एक उदाहरण है जिसके तहत सरकारी ट्रेजरी बिल और बॉन्ड की खरीद बिक्री होती है। इसका उपयोग बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रायः चर्चा में रहने वाला शब्द
जीडीपी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 28 का बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स की मतलब क्या नॉमिनल जीडीपी की गणना आधार वर्ष के मूल्य के आधार पर की जाती है, सेकंड सही है। और नॉमिनल जीडीपी के आधार के आंकड़े रियल जीडीपी की तुलना में सटीक आंकड़े दर्शाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तो नॉमिनल जीडीपी की गणना वर्तमान मूल्यों के आधार पर की जाती है और नॉमिनल जीडीपी के आंकड़े रियल जीडीपी की तुलना में सटीक आंकड़े नहीं दर्शाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो तो उसे किस संस्था से मदद लेनी पड़ेगी? तो 29 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्य देशों को भुगतान संतुलन विपरीत हो जाने पर सहायता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, क्या कि निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? तो 30 का डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट स्विट्जरलैंड स्थित विश्व आर्थिक मंच द्वारा हर वर्ष जारी की जाती है। विकल्प में दिए गए अन्य सभी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। मतलब क्या कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विश्व बैंक के द्वारा, ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट्स विश्व बैंक के द्वारा, लेकिन ग्लोबल जेंडर ये गैप रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट स्विट्जरलैंड स्थित विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच। अगला क्वेश्चन है TRYACM ट्राइसेम कार्यक्रम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो 31 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने। तो ट्राइसेम योजना का संबंध ग्रामीण युवाओं के रोजगार से है और यह योजना कब की गया था स्टार्ट? तो याद रखिएगा 1979 में यानी कि 1979 में ये शुरू किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है क्वेश्चन कि भारत में नगद आरक्षित अनुपात तथा सांविधिक तरलता अनुपात वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्वयं निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, और सेकेंड है आपका कि जब नगद आरक्षित अनुपात को बढ़ाया जाता है तब यह आवश्यक नहीं है कि वाणिज्यिक बैंकों की शाख सृजन क्षमता में कमी हो। तो फ्रेंड्स आपका जो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब क्या नहीं आपका एक सही है और नहीं आपका दो सही है। ठीक है, तो भारत में नगद आरक्षित अनुपात तथा सांविधिक तरलता अनुपात मौद्रिक नीति समिति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। जब नगद आरक्षित अनुपात को बढ़ाया जाता है तब वाणिज्यिक बैंकों की शाख सृजन क्षमता में कमी आती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स इसमें से आपको कथन को चूज करना है कि आपका कौन सा कथन ये क्या है तो सही है। तो फ्रेंड्स देखिएगा फर्स्ट आपका ऑप्शन है क्या कि मसाला बॉन्ड्स भारतीय संस्था द्वारा विदेशी बाजारों में जारी किए गए रुपए की देनदारियां है। ठीक है ना, देनदारियां फर्स्ट। और सेकेंड है क्या पांडा बांड गैर चीनी जारीकर्ता द्वारा जारी चीनी रॉनमिनबी बॉन्ड है जिसे चीन में बेचा जाता है। तो फ्रेंड देखिएगा 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मतलब क्या कि आपका फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन दोनों आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए कि मसाला बॉन्ड भारत के बाहर जारी किए गए बॉन्ड है लेकिन स्थानीय मुद्रा के बजाय भारतीय रुपए में जारी किए जाते हैं। और पांडा बॉन्ड गैर चीनी जारीकर्ता द्वारा जारी चीनी रॉमनी बॉन्ड है जिसे चीन में बेचा जाता है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और एशियाई विकास द्वारा सबसे पहले अक्टूबर 2005 में पहले 2 पांडा बॉन्ड जारी किए गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 34 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कारकों में से किसने भारत को विनिर्माण केंद्र बनने से रोका है? तो 34 का देखिएगा फ्रेंड्स, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा ऑप्शन क्या है कि MHME के लिए अनुकूल शर्तें। फ्रेंड्स ये गलत हो जाएगा। चाइनीज़ आयात के कारण भारत में
वी औद्योगिकरण है फ्रेंड्स, ये आपका सही हो जाएगा। सेवा क्षेत्र पर जोर, ये सही हो जाएगा। और व्यापार करने की में आसानी का अभाव, तो फ्रेंड्स ये सही हो जाएगा, मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर कि निम्न में से कौन सी बेरोजगारी तकनीक में परिवर्तन के कारण होती है? तो फ्रेंड्स 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संरचनात्मक बेरोजगारी। तो तकनीक में परिवर्तन संरचनात्मक बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर कि किस राज्य सरकार द्वारा हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट के तहत सड़क के दोनों ओर औषधीय पौधे का रोपण करने का निर्णय लिया गया है? तो 36 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में 800 किलोमीटर सड़क में हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट को लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत सड़क के दोनों ओर औषधीय पौधे का रोपण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन 37 नंबर कि किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 1100 साल पुराने शिवलिंग की खोज की है? तो 37 का ए इज द राइट आंसर, यानी कि वियतनाम में। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को वियतनाम में 1100 साल पुराने शिवलिंग की प्राप्ति हुई है। अगला क्वेश्चन 38 नंबर कि फरवरी 2020 में राष्ट्रीय जल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 38 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि भोपाल में। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि राष्ट्रीय जल सम्मेलन फरवरी 2020 में भोपाल में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर कि सिप्री द्वारा अप्रैल 2020 में जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2019 में सैन्य खर्च के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो 39 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि तीसरा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि अप्रैल 2020 में जारी विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2019 में सैन्य खर्च के मामले में भारत का तीसरा स्थान बताया गया है। याद रखिएगा तीसरा स्थान बताया गया है रिपोर्ट में। सैन्य खर्च के मामले में अमेरिका पहले और दूसरे पर चीन है, ठीक है, और तीसरा पर क्या हमारा अपना देश इंडिया। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर कि किस राज्य सरकार द्वारा संकल्प योजना की शुरुआत की गई? तो 40 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सरकार ने ज़रूरतमंद बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए संकल्प योजना की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 41 नंबर है कि देवानंद कुंवर जिनका अप्रैल माह में निधन हो गया वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं? तो 41 का इज द राइट आंसर, यानी कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो बिहार एवं त्रिपुरा, याद रखिए बिहार के भी और त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुमार का निधन 77 वर्ष की आयु में अप्रैल माह में पश्चिम बंगाल में हो गया, ठीक है, पश्चिम बंगाल याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर कि आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 42 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में। तो वर्ष 2020 में आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप के 8वें संस्करण का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा, 8वां संस्करण होगा, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन है क्या कि हाल ही में विश्व बैंक की नई मुख्य अर्थशास्त्री किसे चुना गया है? तो फ्रेंड्स 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्मेन रेनहार्ट को। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि अमेरिकी महिला कार्मेन रेनहार्ट को विश्व बैंक की नई मुख्य अर्थशास्त्री तथा उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर कि बजट 2020-21 के दौरान निर्विक योजना की शुरुआत की गई है जिसका उद्देश्य है। तो 44 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि निर्यात को बढ़ावा देना। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि केंद्रीय बजट 2020-21 में निर्विक योजना की शुरुआत की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर कि क्रिस्टीना सिनक्लेयर दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल करने वाली महिला फुटबॉल खिलाड़ी बन गई है, उनका संबंध किस देश से है? तो 45 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कनाडा। तो कनाडा की फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टीना सिनक्लेयर दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल करने वाली खिलाड़ी बन गई है। तो गोल कितना की है? तो याद रखिए 185, यानी कि 185 गोल की है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर कि निम्न में से किस वैश्विक संगठन के द्वारा 1 ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है? तो 46 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि विश्व आर्थिक मंच। तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा वर्ष 2030 तक 1 ट्रिलियन वृक्षों के संरक्षण हेतु 1 ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है।
अगला क्वेश्चन है 47 नंबर कि मार्च 2020 में माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण यह चर्चा में रहा है, यह किस देश में स्थित है? तो 47 का ए इज द राइट आंसर यानी कि इंडोनेशिया। तो माउंट मेरापी ज्वालामुखी प्रशांत महासागर क्षेत्र के रिंग ऑफ फायर में इंडोनेशिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, 47 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 की थीम था। तो क्या थीम है थी इसकी 48 के? तो 48 का सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। तो फ्रेंड्स जो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाते हैं हम लोग, तो सबसे पहले कब मनाते हैं? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं 2020। इस बार मनाया 7 अप्रैल को, मतलब विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं हर एक साल। इसका थीम है सपोर्ट नर्सेज एंड मिडवाइफ्स। थीम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार वहां के राष्ट्रपति 2036 तक अपने पद पर बने रहेंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए यानी कि रूस। तो रूस की संसद ने यह प्रस्ताव पारित किया है कि जिसके तहत रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 और ट्रम्प के लिए 2023 तक वहाँ के राष्ट्रपति होंगे, ठीक है। तो 2036 तक वहाँ के क्या होंगे? तो राष्ट्रपति होंगे। तो ये कहा गया है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन फ्रेंड्स अभी तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो चेंज हो गए हैं, पता ही आप लोग को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो कमेंट करके बताइए कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बने हैं, ठीक है। और महिला जो उपराष्ट्रपति अमेरिका की बनी है, जो भारत की पहली महिला है, तो फ्रेंड्स ये भी कमेंट करके बताइए कि कौन बनी है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कमेंट करते तो आप लोग अच्छा लगता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो कमेंट आप लोग का ज़रूरी है, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिविल सेवा के अधिकारियों ने कोरोना वायरस महामारी के विरुद्ध सरकारी सेवाओं को समर्थन देने के लिए किस पहल का शुभारंभ किया है? तो फ्रेंड्स 50 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि करुणा। तो करुणा पहल का शुभारंभ IAS IPS समेत सिविल सेवा के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से किया है। इसके तहत सरकारी सेवाओं को सहायता देने के लिए जिला स्तर तक अधिकारियों और विशेषज्ञों के नेटवर्क का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर फ्रेंड्स क्वेश्चन देखिएगा कि प्राकृतिक के लिए समय निम्न में से किस दिवस का वर्ष 2020 के लिए टैगलाइन है? तो 51 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस। तो फ्रेंड्स प्राकृतिक के लिए समय विश्व पर्यावरण दिवस का वर्ष 2020 के लिए टैगलाइन है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम जैव विविधता है। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रदान नहीं किया गया? तो 52 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि रेनहार्ड गेंजेल, ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा कि 2020 के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों हार्वे जे अल्टर, याद रखिएगा हार्वे जे अल्टर को दिया गया, ठीक है। और दूसरा है कि माइकल ह्यूटन, ठीक है ना, तो माइकल ह्यूटन को दिया गया, ठीक है। वह ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स एवं राइस को संयुक्त रूप से दिया गया। उन्हें यह सम्मान हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए मिला है। अगला है 53 नंबर क्वेश्चन कि पेटा द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 53 का इज द राइट आंसर यानी कि नवीन पटनायक को, ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा कि पेटा द्वारा अप्रैल 2020 में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर कि अप्रैल 2020 में जारी वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 54 का बी इज द राइट आंसर यानी कि 142वां यानी कि 142वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का 142वां स्थान है और इस सूची में टॉप पे नॉर्वे को प्रथम स्थान मिला है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि जनवरी 2020 में किस देश ने दक्षिण एशिया क्षेत्र में पहली बार अपने देश के नागरिकों के लिए ई पासपोर्ट की सुविधा प्रारंभ की है? तो 55 का सी इज द राइट आंसर यानी कि बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश के नागरिकों को ई पासपोर्ट की सुविधा देने की घोषणा की है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया क्षेत्र का पहला देश बन गया है जहां इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट सुविधा दी जाएगी, याद रखिए इलेक्ट्रॉनिक।
अगला क्वेश्चन है 56 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए शीर्ष स्थान पर रहा। तो 56 का ए इज द राइट आंसर यानी कि उत्तर प्रदेश। तो पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश से शीर्ष स्थान पे रहा है। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर कि हाल ही में आसन कंजर्वेशन रिजर्व एक रामसर स्थल बन गया है, यह निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो 57 का 20 राइट आंसर यानी कि उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के देहरादून में स्थित आसन कंजर्वेशन रिजर्व को अक्टूबर 2020 में रामसर साइट में शामिल कर लिया गया है। इसी के साथ देश में रामसर साइट की संख्या 38 यानी कि 38 हो गई। याद रखिएगा, भारत अब दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट वाले देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 58 नंबर कि देश की पहली आदिवासी महिला पुलिस बटालियन किस राज्य में स्थापित की गई है। तो 58 का इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो बिहार राज्य में बिहार पुलिस स्वाभिमान वाहिनी के नाम से देश की पहली आदिवासी महिला पुलिस बटालियन का गठन किया गया है। ठीक है, बिहार राज्य याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में किसे 2019 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। तो 59 का 20 राइट आंसर यानी कि पुलेला गोपीचंद को। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने भारतीय बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद को 2019 के कोच लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 60 नंबर क्वेश्चन है कि द थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक हैं। तो कौन है। तो 60 का इज राइट आंसर कि रघुराम जी राजन। तो थर्ड पिलर पुस्तक भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम जी राजन द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है 61 नंबर की RCEP रिकैप ट्रेड एग्रीमेंट का पूर्ण रूप क्या है। तो फ्रेंड्स 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 62 नंबर है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 खेलो इंडिया युवा खेल 2020 का आधिकारिक शुभांकर निम्नलिखित में से कौन सा था। कौन था इसका शुभांकर। तो 62 का इज द राइट आंसर यानी कि इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि 2020 खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन 10 जनवरी 2020 से 22 जनवरी 2020 के दौरान गुवाहाटी में किया गया। जया यानी कि जया इसका शुभारंभ है यानी कि काला हिरन हो गया, और विजया यानी कि बाघ, विजया यानी कि बाघ खेलो इंडिया यूथ गेम्स के शुभांकर थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 63 नंबर क्वेश्चन है आपका कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट्स द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है। तो 63 का सी इज द राइट आंसर यानी कि 51। तो फ्रेंड्स ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 51 है। इस सूची में नॉर्वे का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 64 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार निम्न में से किसे अफ्रीकी देश में स्लीपिंग सिकनेस बीमारी का उन्मूलन हो गया है। तो 64 का 20 राइट आंसर यानी कि टोगो। तो अगस्त 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अफ्रीकी देश टोगो से स्लीपिंग सिकनेस बीमारी का उन्मूलन हो गया है। यह बीमारी ट्रिपनोसोमा ब्रुकेई नामक परजीवी के संक्रमण से होती है एवं सीसी मक्खी के काटने से फैलता है ये। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर कि किस राज्य सरकार द्वारा वर्चुअल साइबर क्राइम जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षाबंधन की शुरुआत की गई। तो 65 का 20 द राइट आंसर यानी कि आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा राज्य भर में साइबर अपराधों के संबंध में जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए अगस्त 2020 में ई रक्षाबंधन नामक वर्चुअल साइबर क्राइम जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर की किस गुप्त शासक को शक्रादित्य कहा जाता है। तो 66 का ए इज द राइट आंसर यानी कि स्कंदगुप्त को। तो स्कंदगुप्त को
कहोम अभिलेख में शक्रादित्य कहा गया है। हेनसांग ने नालंदा संघाराम को बचवाने वाले शासकों में शक्रादित्य के नाम का उल्लेख किया गया है। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया, जिसका वर्णन जूनागढ़ अभिलेख एवं भीतरी स्तंभ लेख में प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर कि किस भारतीय रचना का सबसे पहले यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया। तो 67 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अभिज्ञान शकुंतलम। तो अभिज्ञान शकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है जिसका सबसे पहले यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया। कालिदास द्वारा रचित इस कृति में राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कहानी है। यूरोपीय भाषा में अनुवादित दूसरी रचना भगवत गीता है। गुप्तकालीन विद्युत शूद्रक की रचना मृच्छकपट्टयम, याद रखिएगा, मृच्छकटिकम प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य काल में राजस्थान संग्रहण का कार्य निम्न में से किसके द्वारा किया जाता था। तो फ्रेंड्स 68 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि समाहर्ता। तो मौर्य काल में राजस्व संग्रहण का कार्य समाहर्ता द्वारा जारी किया। 69 नंबर क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि बोल रहा है क्या कि सिंधु सभ्यता में कुबड़ वाले सांड की आकृति वाले मुहर की प्राप्ति कहाँ से हुई है। तो 69 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोहनजोदड़ो में। तो याद रखिएगा कि कुबड़ वाले बैल यानी कि सांड की आकृति वाली मुहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर कि निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को मल्टोज में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है। तो 70 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि डायस्टेज। तो डायस्टेज एंजाइम स्टार्च को मल्टोज में परिवर्तित करने में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 71 नंबर है कि बांस की वर्गीकृत किया गया है। तो 71 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि घास में। तो बांस एक क्या है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा बांस एक घास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 72 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह क्रमशः ए और बी रक्त समूह वाले दंपति के बच्चों में मौजूद हो सकता है। तो 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए बी और ओ, ठीक है ना। तो ये मौजूद हो सकता है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर कि कोलेजन क्या है। तो कोलेजन क्या है फ्रेंड्स, तो 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेशेदार प्रोटीन। तो कोलेजन रेशेदार प्रोटीन का समूह है, यह जानवरों में विशेष रूप से पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर कि निम्न में से कौन सबसे प्रबल कृत्रिम मधुरक है। तो 74 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि एलिटेम। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि एलिटेम सबसे अधिक प्रबल कृत्रिम मधुरक है। यह सुक्रोज की तुलना में 2000 गुना मीठा होता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 75 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है। तो 75 का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं एक से अधिक, ठीक है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स भौतिक है और उसकी जो इकाइयाँ क्या क्या होती है। तो याद रखिए पहला क्या है आपका दाब। तो दाब का जो होता है फ्रेंड्स पास्कल होता है, ठीक है ना। भार हो या बल हो या उत्प्रेक्ष हो, इसका इकाई न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर बात करें फ्रेंड्स गति का, तो गति का क्या होता है, तो गति का जो इकाई है वो मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि स्पष्ट यह है कि बल, भार और उत्प्रेक्ष का मात्रक समान है, अतः विकल्प बी और डी दोनों सत्य होगा, ठीक है ना। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर की बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो 76 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 77 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है। तो
तो 77 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि उनके द्रव्यमानों के योग से। तो फ्रेंड्स, गुरुत्वाकर्षण बल किसी भी दो पिंडों के बीच मौजूद आकर्षण बल है। दो कणों या पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल उन कणों अथवा पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल का समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कणों के द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं करता है। 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, 78 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन ठोस, द्रव्य और गैस तीनों रूप में पाया जाता है। तो 78 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि अधातु। तो अधातुओं से भिन्न तत्व अधातु कहलाते हैं। तो धातुओं से भिन्न तत्व अधातु कहलाते हैं। अभी तक ज्ञात कुल तत्वों में अधातुओं की संख्या याद रखिएगा 27 है, जिसमें से 11 गैसें, 15 ठोस व 1 द्रव्य है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो 79 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि टाइटेनियम। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि टाइटेनियम एक लोहे जैसी धातु है। इसका अपेक्षित घनत्व 3.49 से 3.59 तथा इसका द्रव्यमान जो लगभग होता है 2000 डिग्री सेल्सियस है। इसकी मिश्र धातुएं लौह और अलौह धातुओं के शोधन में कम आती है। यह एक संक्रमण धातु है जो आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर कि श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, तो इसका जो 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन। तो फ्रेंड्स कि श्वसन क्रिया एक जैविक क्रिया है, ठीक है ना। श्वसन क्रिया क्या है, तो एक जैविक क्रिया है। और निश्वसन किसे कहते हैं, तो फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं आपका इसका डेफिनेशन बता दे रहा हूँ कि जब वायु वातावरण से शरीर के भीतर जो होता है स्वेच्छा रूप से अंगों में प्रवेश करती है, तो इसे क्या कहते हैं, तो निश्वसन कहते हैं, मतलब खुद से करती है। ठीक है, अगर हम बात करें जब हम लोग जब सांस लेते हैं तो क्या होता है कि गई वायु जो नाइट्रोजन का परसेंटेज जो होता है 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03% तथा जलवाष्प जो होता है 0.05% होता है, और सूक्ष्म मात्रा में हीलियम, आर्गन एवं नियॉन गैस होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 81 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण कहाँ पर स्थित है। तो 81 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड में। तो प्रतिवर्ती क्रियाएं ब्राह्म्य उद्दीपनों के प्रति होने वाले यंत्रवत तत्काल एवं अविवेचित अनुक्रिया जिसमें मस्तिष्क की कोई भूमिका नहीं होती है, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। ठीक है ना। तो जैसे में याद रखिएगा, जैसे में आपका हो गया खांसना हो गया, जमाई लेना हो गया, पलकों का झपकना हो गया, छींक आना, डर से कांपने लगना इत्यादि। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 82 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है। तो फ्रेंड्स 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अधिवृक्क यानी कि एड्रिनल ग्रंथि। तो अधिवृक्क यानी कि एड्रिनल जो ग्रंथि है वो मानव ग्रंथि रक्तचाप को नियंत्रित करती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 83 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संयोजी उत्तक का उदाहरण है। तो 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि रक्त हो गया, अस्थि हो गया और उपास्थि हो गया। तो ये फ्रेंड्स क्या है, तो ये संयोजी उत्तक का उदाहरण है। तो याद रखिएगा कि कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती हैं। उत्तक के अध्ययन को उत्तक विज्ञान कहा जाता है। संयोजी उत्तक मानव शरीर में एक अंग दूसरे अंग को जोड़ने का कार्य करता है। संयोजी उत्तक शरीर को ढांचा प्रदान करते हैं। रक्त, अस्थि, उपास्थि ये सभी संयोजी उत्तक का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है आपका 84 नंबर कि पित्ताशय में उपस्थित पथरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है। तो 84 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि वसा का। ठीक है, तो पित्त यकृत में बनता है तथा पित्ताशय में जाकर जमा होता है। पित्ताशय में उपस्थित
पथरी वसा युक्त भोजन के पाचन में समस्या उत्पन्न करता है। ठीक है, और पित्त पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है जिसका पीएच मान याद रखिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, 7.7 इसका पीएच मान होता है। और पित्त में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, एंजाइम। ठीक है, और मनुष्य में प्रतिदिन 700 से 1000 मिलीलीटर पित्त बनता है। अगला क्वेश्चन 85 नंबर कि 50 डिग्री सेल्सियस तापमान का मान फ़ारेनहाइट पैमाने पर होगा तो क्या होगा? तो 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 50 डिग्री सेल्सियस तापमान का मान फ़ारेनहाइट पैमाने पर 122 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 86 नंबर कि निम्न में से कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो 86 का डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि हीरे का चमकना। तो फ्रेंड्स हीरे का चमकना ये कोई प्रकाश के अपवर्तन नहीं है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। तारे का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन, पानी में डूबी हुई छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई देना प्रकाश का अपवर्तन, सूर्य के उगने से पूर्व तथा डूबने के पश्चात भी दिखाई देना प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 87 नंबर कि एक डायोप्टर डैश के बराबर होते हैं? तो 87 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि 1 मीटर इन्वर्स। ठीक है, तो एक डायोप्टर 1 मीटर इन्वर्स के बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन 88 नंबर कि निम्नलिखित में से किस में जंतुओं के वर्ग नहीं है? तो 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निमेंडोडा और हो गया जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो निमेंडोटा और जिम्नोस्पर्म याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो निमेंटोडा जंतु वर्ग एवं जिम्नोस्पर्म पादप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा 89 नंबर कि मशरूम एक, तो मशरूम क्या है? तो मशरूम एक प्रकार का कवक या फफूंद है। याद रखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मशरूम एक कवक या फफूंद है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 90 नंबर कि किसी वस्तु का द्रव्यमान निम्न में से किसका माप है? तो 90 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि जड़त्व का। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व का माप होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 91 नंबर कि निम्न में से कौन अप्रत्यास्थ तरंगे नहीं है? तो 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ध्वनि तरंगे। तो ध्वनि तरंगे अप्रत्यास्थ तरंग नहीं है। अप्रत्यास्थ तरंग कौन कौन है? तो पराबैंगनी किरणें हो गया, रेडियो हो गया, रेडियो तरंग, एक्स तरंग, वाई तरंग इत्यादि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर कि किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं पाया जाता है? तो 92 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि ब्रॉन्ज यानी कि कांसा। तो फ्रेंड्स ब्रॉन्ज यानी कांसा में जस्ता नहीं पाया जाता है। इसमें से Cu+Sn यानी कि तांबा प्लस टीन पाया जाता है। याद रखिए क्या पाया था? तांबा प्लस टीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 93 नंबर कि निम्न में से किस में मिथेनोइक यानी कि फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है? तो 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि बिच्छू, चींटी मतलब लाल चींटी, मधुमक्खी आदि में मेथेनोइक यानी कि फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर कि पौधों द्वारा स्रावित होने वाला अपशिष्ट पदार्थ है? तो 94 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ठीक है, तो पौधे द्वारा स्रावित होने वाले अपशिष्ट पदार्थ है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जलवाष्प। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जलवाष्प। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखिएगा 95 नंबर क्वेश्चन है क्या कि प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियाँ का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है? तो 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महानदी, गोदावरी, कृष्ण, पेन्नार, कावेरी और बैगई। ये नदी है जो कहाँ से बहती है? तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में बहती है। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर कि भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? तो 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो भारत में सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन यानी कि पतझड़ वन जिसको कहते हैं पाए जाते हैं, जो मुख्यतः मध्य गंगा मैदान से लेकर दक्षिण भारत तक विस्तृत है। इसके बाद भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है 97 नंबर कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्यों को अवरोही क्रम में सजाएं। तो 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब क्या कि क्षेत्रफल की दृष्टि पे भारत के 4 बड़े राज्य राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 98 नंबर कि भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा का क्षेत्र किस राज्य में है। तो 98 का बी इज द राइट आंसर यानी कि गुजरात। तो भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा का क्षेत्र, फिर याद रखिएगा फ्रेंड्स कि भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा का जो क्षेत्र है वो कहाँ है। तो याद रखिएगा यूपी में है। अगर बात करें कि लवणीय का बात करें तो लवणीय कहाँ पे है, तो याद रखिए गुजरात में है। तो क्वेश्चन दोनों में बता दिया कि भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा का क्षेत्र गुजरात हो गया और भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा का क्षेत्र क्या हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर कि भारतीय मौसम वेधशाला एवं संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो 99 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि पुणे में। तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली में अवस्थित है एवं भारतीय मौसम वेधशाला संस्थान पुणे में अवस्थित है। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 100 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में कौन सा मिलान सही नहीं है। तो इसमें से कौन मैच सही नहीं कर रहा है फ्रेंड्स, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो सिंगरौली कोयला के लिए कोरापुट बॉक्साइड डल्ली राजहरा तो लौह अयस्क और चित्रदुर्ग क्षेत्र तो मैग्नीज। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब एक से अधिक आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे ना तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ आप लोग का कमेंट और आप लोग का प्यार थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए हमको। ठीक है, और हाँ अगर वीडियो अच्छा लगे ना फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ अगर अभी तक आप अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे ना तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको बीच में नहीं बोलता हूँ ताकि आप लोग टेस्ट दे रहे हैं इसीलिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ थोड़ा सा कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर वीडियो पर अगर ऐड है ना तो प्लीज़ आप थोड़ा सा उस ऐड को देख लीजिएगा। 20 सेकंड का ऐड रहता है तो प्लीज़ थोड़ा सा आप मेरे लिए इतना हेल्प कर सकते हो। तो बस आप लोग से इतना ही हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ ऐड को जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि आप लोग का बस प्यार और सपोर्ट चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, बस आप लोग का प्यार सपोर्ट रहे, मैं आपको ऐसे ही बने रहूँगा अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 क्वेश्चन। तो प्लीज़ ऐड को थोड़ा सा जरूर देखिए फ्रेंड्स प्लीज़। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता गुजरात कितने डिग्री देशांतर पर अवस्थित है। तो 101 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट। तो भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमाता या गुहार मोती, याद रखिए गुहार मोती गुजरात 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है 102 नंबर कि काराकोरम लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी निम्न में से किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। तो 102 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ट्रांस हिमालय। तो फ्रेंड्स जो हमारा काराकोरम लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी जो है वो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ट्रांस हिमालय में काराकोरम लद्दाख और जास्कर हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन है बृहत या ग्रेट हिमालय। तो बृहत या ग्रेट हिमालय के अंतर्गत एवरेस्ट और कंचनजंगा आते हैं। और देखिए मध्य लघु हिमालय, तो मध्य लघु हिमालय में पीर पंजाल और धौलाधर आते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर कि भारत के अंडमान निकोबार में स्थित नारकोंडम ज्वालामुखी किस प्रकार की है। तो 103 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रस्तुत। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि भारत में मुख्यतः 2 ज्वालामुखी क्षेत्र है, एक है बैरन द्वीप और दूसरा है नारकोंडम द्वीप। ठीक है ना। अब बैरन द्वीप की बात करें तो सक्रिय, याद रखना कि रखिएगा फ्रेंड्स कि सक्रिय प्रकार की है, और नारकोंडम जो है प्रस्तुत प्रकार की है, प्रस्तुत प्रकार की। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 104 नंबर कि भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है। तो 104 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिस्मोलॉजी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। जिस उपकरण का प्रयोग भूकंप मापने के लिए किया जाता है उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन 105 नंबर कि निम्न में से कौन चंपारण सत्याग्रह के दौरान गठित चंपारण कृषक जांच समिति के सदस्य नहीं थे। तो 105 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। ठीक
ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान F.G. स्लाई की अध्यक्षता में गठित चंपारण कृषक जांच समिति में ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, श्रीमती कस्तूरबा, रामनवमी प्रसाद, धनीधर प्रसाद, डॉक्टर देव, महाराजा कृत्यानंद सिंह शामिल थे। तो इतना है ऑप्शन में, तो ये एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 106 नंबर कि बिहार में कितने संसदीय सीट है? तो 106 का डी इज द राइट आंसर यानी कि 56। तो बिहार में लोकसभा सीट 40 है, राज्यसभा सीट 16 है और कुल संसदीय सीट जो है फ्रेंड्स वो 56 है। 107 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की निम्न में से किस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? तो 107 का ए इज द राइट आंसर यानी कि मैथिली। तो 92 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत वर्ष 2004 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 108 नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस मुगल बादशाह ने आना सिक्के का प्रचलन शुरू किया? तो 108 का सी इज द राइट आंसर यानी कि शाहजहां ने। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि मुगल बादशाह शाहजहां ने आना का प्रचलन शुरू किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 109 नंबर कि बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बने? तो 109 का डी इज द राइट आंसर यानी कि महामाया प्रसाद सिन्हा। तो फ्रेंड्स जो बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे, जबकि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। याद रखिए श्री कृष्ण सिंह थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 110 नंबर क्वेश्चन है क्या कि बिहार में चौकीदारी कर नहीं देंगे अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई? तो 110 का ए इज द राइट आंसर यानी कि चंपारण से। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर नहीं देंगे संबंधी अभियान चंपारण में प्रारंभ हुआ। इसमें किसानों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया। इस आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव चंपारण में ही था। अगला क्वेश्चन है 111 नंबर कि बिहार में हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो 111 का डी इज द राइट आंसर यानी कि श्री कृष्ण सिंह। तो गांधी जी यहाँ पे देखिएगा गांधी जी से प्रेरित व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के बिहार के प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे तथा दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे। याद रखिए अनुग्रह नारायण सिंह दूसरे थे। अगला क्वेश्चन है आपका 112 नंबर क्वेश्चन है कि बांकीपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो 112 का ए इज द राइट आंसर यानी कि RN माधोलकर ने। ठीक है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि बिहार में कांग्रेस की पहली बैठक पटना के बांकीपुर में कब हुआ था? तो 1912 में आयोजित हुई थी। यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता राय बहादुर RN माधोलकर ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 113 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बिहार के उत्तरी मैदान में नदिया द्वारा परित्यक्त चैनलों जो कि गोखुर झील का निर्माण करते हैं को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो 113 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि मौन। तो उत्तर बिहार में गोखुर झील के जलीय क्षेत्र को मौन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 114 नंबर कि हरहा एवं मशान किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो 114 का सी इज द राइट आंसर यानी कि बूढ़ी गंडक। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा हरहा, कापन, मशान आदि बूढ़ी गंडक की सहायक नदियाँ हैं। बूढ़ी गंडक का उद्गम सोमेश्वर की पहाड़िया से होता है। यह नदी पश्चिम चंपारण से निकलकर मुंगेर में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन 115 नंबर कि बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो 115 का बी इज द राइट आंसर यानी कि 2005 में। तो मार्च 2005 में विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने के उपरांत राज्यपाल बूटा सिंह के सिफारिश पे राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। कब? तो 2005 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 116 नंबर कि किसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से करते हुए कहा था कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी किंतु छेड़ा तो काट काट कर मार डालेंगी? तो 116 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अली वर्दी खान ने। तो अली वर्दी खान ने यूरोपीय की तुलना मधुमक्खियों से करते हुए कहा था कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो शहद देंगी किंतु छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेगी। अगला क्वेश्चन 117 नंबर कि अवध के स्वायत्त राज्य की स्थापना
संस्थापक कौन थे? तो 117 का बी इज द राइट आंसर यानी कि शहादत खां। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक शहादत खां था। 118 नंबर क्वेश्चन है आपका कि समुद्री व्यापार हेतु कॉटेज पद्धति लागू की थी। तो 118 का इज द राइट आंसर यानी कि पुर्तगालियों ने। तो समुद्री व्यापार हेतु कॉटेज पद्धति पुर्तगालियों ने लागू की थी। यह एक प्रकार का लाइसेंस था। यदि कोई देश या व्यक्ति अपने जहाज को किसी एशियाई देश में भेजना चाहता था तो उसे कॉटेज लेना आवश्यक था। अगला क्वेश्चन है 119 नंबर कि दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी के स्थापना कहाँ की? तो 119 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि मसूलीपट्टनम में। तो फ्रेंड्स दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना 1611 कब की? तो 1611 में मसूलीपट्टनम ने की। इसके बाद 1639 में मद्रास में व्यापारिक कोठी खोली गई। अगला क्वेश्चन 120 नंबर कि किस पेशवा ने अंग्रेज से बशीन की संधि की? तो 120 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बाजीराव द्वितीय। तो बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों से बेसिन की संधि 1810 याद रखिएगा 1802 फ्रेंड्स 1810 नहीं सॉरी 1802 में की थी। ठीक है तो किसकी? तो बेसिन की संधि की थी। बशीन नहीं फ्रेंड्स यहाँ पे बेसिन ही होगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है तो बेसिन की संधि की थी। अगला क्वेश्चन है 121 नंबर कि पंजाब का अंग्रेजी राज्य के अंतर्गत विलय किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? तो 121 का बी इज द राइट आंसर यानी कि लॉर्ड डलहौजी। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि लॉर्ड डलहौजी के समय मार्च 1849 में पंजाब का अंग्रेजी राज्य के अंतर्गत विलय कर लिया गया। अगला क्वेश्चन 122 नंबर कि बम्बई में रैतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था को किसने लागू किया था? तो 122 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि एलिफिंस्टन ने। ठीक है एलिफिंस्टन ने। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि बम्बई में रैतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था को एलिफिंस्टन ने लागू किया था। अगला क्वेश्चन 123 नंबर कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था न कि सिपाही विद्रोह। 1857 की क्रांति के बारे में उपयुक्त मत किसका है? तो 123 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि बेंजामिन डिज़राइली का। तो 1857 की क्रांति के बारे में उपयुक्त मत बेंजामिन डिज़राइली का है। अगला क्वेश्चन 124 नंबर कि 1857 की क्रांति के बाद कहाँ आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा था? तो 124 का डी इज़ द राइट आंसर यानी कि इलाहाबाद में। तो 1857 की क्रांति के बाद 1 नवंबर 1858 याद रखिएगा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा था। अगला क्वेश्चन 125 नंबर कि अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 125 का बी इज़ द राइट आंसर यानी कि असम में। तो अहोम विद्रोह कब हुआ था? तो 1828 से 1833 असम में हुआ था। 126 नंबर क्वेश्चन है कि इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नामक संस्था का गठन किसने किया था? तो 126 का ए इज़ द राइट आंसर यानी कि केशव चंद्र सेन ने। तो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नामक संस्थान का गठन केशव चंद्र सेन ने किया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 127 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि शुद्धि ठीक है क्या है शुद्धि आंदोलन किस संगठन के द्वारा चलाया गया? तो फ्रेंड्स 127 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी क्या कि आर्य समाज। तो शुद्धि आंदोलन जो है वो आर्य समाज के द्वारा चलाया गया था। तो याद रखिएगा कि इसके अंतर्गत किसी कारणवश अन्य धर्म अपनाने वाले हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में वापसी के लिए प्रोत्साहित किया गया था। 128 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा हार्टोग समिति कब गठित की गई? तो 128 का सी इज़ द राइट आंसर यानी कि 1929 में। तो शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा 1929 में हार्टोग समिति गठित की गई। अगला क्वेश्चन 129 नंबर कि जमींदारी एसोसिएशन ठीक है फ्रेंड्स याद रखिएगा कि जमींदारी एसोसिएशन भारत की पहली राजनीतिक सभा थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 129 का डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है तो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 1838 में। ठीक है तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि
जमींदारी एसोसिएशन भारत की पहली राजनीतिक सभा थी। इसकी स्थापना 1838 में द्वारकनाथ टैगोर द्वारा कलकत्ता में की गई थी। द्वारकनाथ टैगोर के द्वारा कलकत्ता में की गई थी 1838 में। अगला क्वेश्चन 130 नंबर की 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किस उदारवादी नेता ने की थी? तो 130 का सी इज द राइट आंसर यानी कि रास बिहारी घोष ने। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि 1907 में सूरज में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता उदारवादी नेता रास बिहारी घोष ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 131 नंबर क्वेश्चन है आपका कि नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशों में शामिल नहीं था। तो कौन शामिल नहीं था, क्या शामिल नहीं था? तो 131 का ई इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, मतलब कि भारत का डोमिनियन का दर्जा ये था। सिंध को बम्बई से पृथक कर अलग प्रति बनाने की मांग, ये सही था। भाषी आधार पर प्रांतों का गठन, ये सही था। महिलाओं के लिए समान अधिकार, ये भी सही, यानी कि इनमें से एक से अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 132 नंबर कि नमक कानून के विरुद्ध में कालीकट से पयातूर तक की यात्रा की थी, किसने की थी? तो 132 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि के केलपन ने। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि के केलपन ने नमक कानून के विरोध में कालीकट से पयासूर तक की यात्रा की थी। ठीक है, पयासूर तक की यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन 133 नंबर कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 133 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 23 मार्च 1942 को। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को भारत आया था। अगला क्वेश्चन 134 नंबर कि अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 134 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि लखनऊ में। ठीक है, तो फ्रेंड्स कि भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 135 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन डीलर समाचार पत्र के संस्थापक थे? तो 135 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि मदन मोहन मालवीय। तो फ्रेंड्स डीलर अंग्रेजी समाचार पत्र के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे। इसका प्रकाशन इलाहाबाद से होता था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 136 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार किया था? 136 का ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि नवाब मीर कासिम ने। तो बंगाल के मीर कासिम ने 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स नेक्स्ट है 137 नंबर क्वेश्चन कि किस चोल शासक ने गंगा घाटी का अभियान कर पाल शासक को पराजित किया? तो 137 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि राजेंद्र प्रथम को। तो चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी का अभियान कर पाल शासक राजा महिपाल को पराजित किया था। इसके अंतर्गत गंगैकुंड चोल की उपाधि धारण की थी। ठीक है ना, राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 138 नंबर कि फुतुहात ए फिरोज शाही पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो 138 का डी इज द राइट आंसर, यानी कि फिरोज शाह तुगलक। ठीक है फ्रेंड्स, तो फुतुहात ए फिरोज शाही पुस्तक के लेखक फिरोज शाह तुगलक थे। इसमें फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा एवं अध्यादेशों का वर्णन वर्णित है। अगला क्वेश्चन है 139 नंबर कि 1934 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 139 का सी इज द राइट आंसर, यानी कि पटना में। तो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 ईस्वी में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मशानी एवं अशोक मेहता के द्वारा किया गया। इस दल का प्रथम सम्मेलन 1934 में हुआ था, पटना में हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 140 नंबर है कि भूमि दान का प्रथम साक्ष्य किस अभिलेख से मिलता है? तो 140 का बी इज द राइट आंसर, यानी कि नानाघाट अभिलेख से। तो आंध्र सातवाहन शासक सतकर्णी प्रथम की रानी नागानिका के नाना घाट अभिलेख से पता चलता है कि इसने पहली शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों एवं बौद्धों को भूमि अनुदान में दी। भूमि अनुदान का यह प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है।
अगला क्वेश्चन 141 नंबर कि विजयनगर की मुद्रा का क्या नाम था। तो 141 का बी इज द राइट आंसर यानी कि पैगोडा। तो विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा का नाम पैगोडा था, जबकि बहमनी राज्य की मुद्रा का नाम हुन था। कर्णिक नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 142 नंबर कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई। तो 142 का सी इज द राइट आंसर यानी कि बनारस अधिवेशन। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि बनारस अधिवेशन के पश्चात 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई। कब? तो 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 143 नंबर कि मिसिसिपी डेल्टा किसका उदाहरण है। तो 143 का बी इज द राइट आंसर यानी कि अंगुलित या पंचक डेल्टा का। तो मिसिसिपी मौसदी नदी पंजाकार डेल्टा के उदाहरण है। गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं नील नदी चापाकार डेल्टा के उदाहरण है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा भी। अगला क्वेश्चन 144 नंबर कि निम्न में से कौन पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है। तो 144 का बी इज द राइट आंसर यानी कि भेड़शिला। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा कि पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति कौन कौन है। तो छत्रक, शैल या गारा, ज्यूजेन, ठीक है, ज्यूजेन, यारडांगा, ड्राईकांटर, बालुका, स्तूप, ठीक है। तो भेड़शिला हिमानी द्वारा निर्मित स्थलकृतियाँ है। तो भेड़शिला किसमें? तो भेड़शिला याद रखिएगा कि ये फ्रेंड्स जो है वो हिमानी द्वारा निर्मित स्थलकृतियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 145 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है। तो 145 का सी इज द राइट आंसर यानी कि कांडला। तो फ्रेंड्स याद रखिए ज्वारीय बंदरगाह के जो उदाहरण है कांडला हो गया, ठीक है, हल्दिया हो गया, कोलकाता हो गया। प्राकृतिक बंदरगाह के उदाहरण कौन है? तो पाराद्वीप हो गया, तूतुकुड़ीन हो गया और मुंबई हो गया। ठीक है ना, ये हो गया। और चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे पुराना कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल बंदरगाह है। विशाखापत्तनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। डॉल्फिन रेंज यहीं स्थित है। तो ये आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन 146 नंबर कि थाल घाट किन दो नगरों को आपस में जोड़ता है। तो 146 का ए इज द राइट आंसर यानी कि नासिक और मुंबई। तो थाल घाट दर्रा पश्चिमी घाट में स्थित है जो मुंबई एवं नासिक को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 147 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पश्चिमी घाट की निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। तो 147 का ए इज द राइट आंसर यानी कि नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलई पहाड़ी और इलायची पहाड़ी। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 148 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि शेषाचलम पहाड़ियाँ जो कि भारत के जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आती है किस राज्य में स्थित है। तो 148 का बी इज द राइट आंसर यानी कि आंध्र प्रदेश में। तो याद रखिएगा शेषाचलम पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है 149 नंबर कि लिम्बू जनजाति किस राज्य में निवास करती है। तो 149 का डी इज द राइट आंसर यानी कि सिक्किम में। तो लिम्बू जनजाति सिक्किम में निवास करती है। भूटिया, लिम्बू, लेप्चा, तमांग सिक्किम की प्रमुख जनजातियां हैं। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स देखिएगा कि किसी देश की निर्भरता अनुपात कार्यशील जनसंख्या की निर्भर जनसंख्या का अनुपात में किसी से निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति हो सकती है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 150 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिए 150 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि बचत दर में वृद्धि और पूंजी निर्माण में वृद्धि। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जब भी किसी देश में कामकाजी आबादी बढ़ती है और निर्भर जनसंख्या घटती है तो अर्थव्यवस्था में बचत बढ़ती है। ठीक है, और यह परिवार में अधिक कामकाजी सदस्य और कम आश्रित हैं तो परिवार की बचत बढ़ जाती है। बढ़ी हुई बचत से निवेश में वृद्धि होती है। और 1 और 3 आपका कथन क्या है? आपका सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा। तो फ्रेंड्स आपका जो आज का हमारा जो 150 क्वेश्चन था यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपका 150 में से कितना मार्क्स आया। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग का कमेंट बहुत जरूरी रहता है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे ना तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ अपने चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स जो भी आपके फ्रेंड्स प्लीज़ अगर जो भी आपके वीडियो में जो 10 सेकंड 15 सेकंड का ऐड आता है ना तो प्लीज़ आप उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप वो ऐड देखते हैं तो हमको कुछ फ़ायदा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा भी इतना कर सकते हैं मेरे लिए। तो प्लीज़ बने रहिए अपने वीडियो चैनल पीसीएस मेकर पे। मिलते हैं कल फिर एक नया प्रैक्टिस है इसके साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।